टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों मेरा नाम है संदीप। सो गाइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, सो उसकी सीरीज़ हम लेके आए हैं। तो जिसमें हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस डिस्कस कर ली हैं। CTET 2022 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, लेवल 1, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सुजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो वह यह बताता है कि अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है तो वह अलग अलग स्टेजेस में डिफरेंट जो हमारे रेट्स होते हैं उससे विकसित होती हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल बताएगा? देखो, क्वेश्चन को आप पढ़ लो, चाहे आप यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ लो, है ना। तो यहाँ पे आप बिना क्वेश्चन को पढ़े भी ऑप्शन निकाल सकते हो अगर आपको प्रिंसिपल क्लियर हैं डेवलपमेंट के। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कि प्रिंसिपल है उसकी वीडियो मैंने 2-3 बार वीडियोस मैंने उसकी अपलोड की है। अगर आप वह अच्छे तरीके से देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा प्रिंसिपल का, तो आप वहाँ पे देख लेना। देखो, कह रहे हैं डेवलपमेंट है जो वो एक आयामी मीन्स यूनिडिमेंशनल है। तो मैं आपको बता दूं जो डेवलपमेंट होता है उसके बहुत सारे उसके बहुत सारे डिमेंशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट हो गया, है ना, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, और ऐसे ही ग्रोथ में आ जाता है एक फिजिकल डेवलपमेंट। सो यह उसके क्या है जो कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। तो ये क्या है, ये उनके प्रिंसिपल में आता है। तो यह यूनिडिमेंशनल नहीं है, सो यह निकल जाएगा। ऐसे ही अनडायरेक्शनल, तो अनडायरेक्शनल नहीं होता। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल में स्पेसिफिक टू जर्नल टू स्पेसिफिक, है ना। तो यह जनरल टू स्पेसिफिक एक क्या है, एक इसकी दिशा है कि पहले जनरल चीज़ें चलती हैं, या हम इसको क्रम भी बोल सकते हैं, फिर बच्चा स्पेसिफिक चीज़ें सीखता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। तो आगे हमारे पास कह रहे हैं विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखो, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन सतत के साथ साथ डिसकंटिन्यू के साथ साथ वह सतत प्रक्रिया भी है, मीन्स कंटिन्यू प्रोसेस भी है वह, ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस भी है। तो कंटिन्यू के साथ साथ वह डिसकंटिन्यू भी है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डिसकंटिन्यू की बात की गई है, डिसकंटिन्यू की बात की गई है, कंटिन्यू की नहीं की गई। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन है वो निकल जाएंगे, और जो राइट आंसर रह जाएगा वो हमारे पास 4th रह जाएगा। क्वेश्चन की टेक्निक को जो स्ट्रैटेजी होती है उसको समझो। प्रिंसिपल जो भी दिए हैं, अगर आपको यह टॉपिक क्लियर है तो आप इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे, ठीक है। सो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रिंसिपल है उनको अच्छे से कर जाना। अगर आप मीन्स सीट जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहती है, यह एक मीन्स पेपर को क्लियर करने का, ठीक है, एक अच्छा सब्जेक्ट होता है। इसमें से आप 30 में से 30 नंबर भी लेके जा सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट का 4th आ गया। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कह रहे हैं बच्चों का विकास एक सोशल कॉन्टेक्स्ट जो कि सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो यह बिल्कुल बात सही है, तो यह कथन सही है। लेकिन सेकंड देख लेते हैं, कह रहे हैं जो कि चाइल्डहुड में जो चाइल्डहुड पीरियड होता है वह अलग अलग 10 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। चाइल्डहुड जो पीरियड है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो चाइल्डहुड है वह 2 से लेकर के 10 या 12 साल तक होती है, और इसको सिर्फ 2 स्टेजेस में, सब स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक तो प्री चाइल्डहुड, एक पोस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। तो इसको हम लेटर भी बोल सकते हैं, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये
मीन्स इस तरीके से 2 सब स्टेजेस में बांटा हुआ है, न कि 10, ये गलत हो गया। ऐसे ही आगे हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें कह रहे हैं कि जो कि बच्चों की सोच सामाजिक अंतक्रिया से प्रभावित नहीं होती, लेकिन जो बच्चों की थिंकिंग होती है वह क्या है, थिंकिंग प्रभावित होती है सोशल इंटरेक्शन से, ना कि नहीं होती है ना। सो नॉट से रिलेटेड यहाँ पे यह इरेज हो जाएगा, इसको भी आप निकाल दो ऑप्शन को। बच्चों का विकास केवल, तो यहाँ पे केवल वर्ड आ गया है ना, ओनली वर्ड जो होता है, जहाँ सॉली वर्ड होता है, इसको आप क्रॉस किया करो, तो इसका राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को हम सिर्फ 1 सेकंड में कर सकते हैं, जस्ट समझाने में टाइम लग जाता है, इसलिए कहीं आप ये मत सोचना कि भाई एक मिनट का क्वेश्चन है उसमें आप हमने 2 मिनट, यह जस्ट चीज़ें समझाने की वजह से हो रही है, समझाने की वजह से हमें टाइम लग रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे जेनेटिक की बात की गई है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं अनुवंशिकता। तो अनुवंशिकता की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम पहले से निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो यह किसकी वजह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यह कौन सी प्रोसेस है, तो इसमें अडेप्टेशन आएगा या लर्निंग आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा मैच्योरेशन, क्योंकि मैच्योरेशन का संबंध कहीं ना कहीं जेनेटिक से होता है। और जेनेटिक आपने नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी जो थ्योरी है वो पढ़ी होगी, नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी, ठीक है। यह एक थ्योरी है, ये मैंने करवा रखी है इसको। इसमें नेचर का जो अर्थ है, नेचर किसको रेफर करता है, जेनेटिक को रेफर करता है, ठीक है। नेचर जेनेटिक को रेफर करता है, और जेनेटिक वो चीज़ें होती हैं जो माता पिता से हमें मिलती है ना। सो परिपक्वता में जो चीज़ें हमें माता पिता से मिल रही हैं उनको हम पहले से निर्धारित रूप से हम देख सकते हैं, उनकी जानकारी हमें पता चल सकती है, ठीक है। जैसे कि किसी पेरेंट्स में जो माता है ना, जो मदर है, उसकी आंखें अगर हम कहें, उसकी जो आइज़ हैं वो ब्राउन कलर की है, तो इसकी वजह से हम यह मीन्स गैस कर सकते हैं कि जो बेबी होगा वह उसकी आंखें भी ब्राउन कलर की हो सकती हैं। तो यही है अनुवांशिकता विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, मीन्स पहले से ही क्या चीज़ निर्धारित हो सकती है उसकी जानकारी हमें जेनेटिक प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर है। तो इसका आएगा हमारे पास मैच्योरेशन। सोशलाइजेशन, लर्निंग और अडेप्टेशन का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो समाजीकरण इसमें फोर्थ ऑप्शन जो था वो है परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता, तो ये राइट आंसर आएगा। आगे हमारे पास कह रहे हैं दैश इज अ प्राइमरी एंड दैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का जो प्राइमरी एजेंट है वह है जी हमारे पास फैमिली, ठीक है, परिवार। तो यहाँ पे प्राइमरी परिवार देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में परिवार आ रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा, इनको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, देखो भाई कोलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ये आपको पता है। तो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में इन्होंने देखो 3 पड़ाव दिए थे। फर्स्ट था प्री कन्वेंशनल, है ना, सेकंड था कन्वेंशनल, और थर्ड था पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। इसमें भी 2 स्टेजेस आती हैं, इसमें भी 2 स्टेजेस आती हैं, और इसमें भी 2 स्टेजेस आती हैं। हर लेवल की 2-2 स्टेजेस हैं। और इनमें हमारे पास देखो जो फर्स्ट में इसमें कह रहे हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष, देखो यहीं से हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है ना, प्री कन्वेंशनल स्टेज वह जन्म से लेकर के 7 या 8 वर्ष तक ही होती है। वैसे तो वह जन्म से लेकर के 9 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन 7-8 वर्ष का मीन्स इसमें आ रहा है। तो इसमें हमारे पास देखो प्री कन्वेंशनल में कौन सी स्टेज आती है, पुनिशमेंट एंड ऑबिडेंस, मीन्स दंड और आज्ञा के पालन की, ठीक है। तो यह प्री कन्वेंशनल में आती है। और इसमें जो सेकंड स्टेज आती है प्री कन्वेंशनल में, फर्स्ट स्टेज तो ये आ जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेज आती है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, ठीक है,
इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, ये दो आती हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज की तो बात की नहीं गई है, लेकिन जस्ट एक ही स्टेज बताई गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। जो यह हमारे पास है, यह थर्ड लेवल की विशेषता है पोस्ट कन्वेंशनल की, और जो कि ये है हमारे पास सामाजिक अनुबंधन, तो यह भी थर्ड की है, और जो कि सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, तो ये हमारे पास किस में आती है, ये सेकंड में आती है कन्वेंशनल में। गुड बॉय एंड नाइस गर्ल एक और स्टेज है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, ठीक है, तो यह भी हमारे पास सेकंड में आती है, ठीक है। और सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना मीन्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस एंड यूनिवर्सल एथिकल, ये दोनों है जो ये थर्ड स्टेज की थर्ड लेवल में आती है पोस्ट कन्वेंशनल में, ठीक है, ये याद रख लेना आप। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इसका राइट आंसर हमारे पास थर्ड आएगा, ठीक है, पनिशमेंट, क्योंकि जन्म से लेकर के 7-8 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड रहता है वह प्री कन्वेंशनल का रहता है, और प्री कन्वेंशनल में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सीरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रेफर टू। देखो जीन पियाजे में जो सीरिएशन होती है, तो मैं आपको बता दूं जो सीरीज की यह गुण है सीरीज में लगाने का चीज़ों को, यह बच्चों में जो कि इसकी थर्ड स्टेज थी कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट स्टेज थी जो कि थर्ड, तो उसमें आता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी, ये आपको पता है। सेकंड स्टेज है हमारे पास प्री ऑपरेशनल, ठीक है। थर्ड स्टेज है कंक्रीट, और फोर्थ स्टेज है फॉर्मल, ठीक है। तो कंक्रीट में सीरीज की तो सीरीज में होता क्या है, देखो दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता मीन्स द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव, दूसरों के पर्सपेक्टिव से दूसरों को का पर्सपेक्टिव समझ लेना, इसका मतलब होता है कि जब बच्चे जो जैसा दूसरे सोच रहे हैं वैसा सोचने लग जाएं, तो यह तो फॉर्मल स्टेज में आता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चे दूसरों जैसा दूसरे सोचते हैं वैसा नहीं सोचते, तो वो सेंसरी मोटर वो प्री ऑपरेशनल की विशेषता होती है, जिसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, है ना। तो पहले हम इसका राइट आंसर निकाल लेते हैं। कह रहे हैं सीरीज में लगाना, तो इसका राइट आंसर आएगा द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डिमेंशन, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, जैसे कि लेंथ के बेस पे हम क्या कर रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्या कर रहे हैं एक ऑर्डर में, मीन्स ऑर्डर में उसको रख रहे हैं, या उसको ऑर्डर में लगा रहे हैं, ठीक है, जहाँ निर्धारित कर रहे हैं। तो एक बच्चा जब ऑर्डर में किसी ऑब्जेक्ट को उसकी लेंथ के बेस पे लगा रहा है, तो यह ही होता है सीरीज। जैसे कि ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास, ये एक ये है और ये एक है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे ने छोटा रख दिया, फिर बड़ा रख दिया, फिर उससे बड़ा रख दिया, तो यह क्या है, इसको अरेंज कर दिया है ना सीरीज में। तो ये एबिलिटी ही हमारे पास सीरिएशन की मानी जाती है, और यह थर्ड स्टेज की विशेषता है कंक्रीट की। इसमें हमारे पास इसको देख लेते हैं, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, तो यह भी हमारे पास फॉर्मल की ही विशेषता है। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, तो यह लगभग थर्ड स्टेज की विशेषता हम मान सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से यह फॉर्मल स्टेज में ही आता है, ठीक है। जो इसका हमारे पास अब राइट आंसर है जो वो मैंने आपको बता दिया है, ये आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, कह रहे हैं नसीमा अ 5 year old इज सर्टेन दैट रोलिंग आउट अ वॉल ऑफ क्ले इनटू अ स्नेक क्रिएट्स मोर क्ले। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड हर थिंकिंग। कह रहे हैं एक 5 वर्ष की नसीमा है, उसको यह लगता है कि जो भी वह क्ले का एक उसके पास गोला है, वाल है, उसको दबा करके वह क्या बना देती है, एक उसको मीन्स स्नेक का रूप दे देती है ना। तो फिर उसको लगता है कि वही जो भी एक गोला है उससे जब वह एक स्नेक का रूप दे देती है उसको दबा करके, ठीक है, उसको लगता है कि भाई यह क्या है, यह इसकी जो मीन्स जो चिकनी मिट्टी है इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई। देखो अब यहाँ पे जो क्ले है, तो
क्या आपको लगता है कि उसकी मात्रा ज़्यादा होगी? ये तो हमें पता है कि उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं हुई है ना? तो यह कौन सा गुण दर्शाता है? ठीक है, तो यह हमारे पास ये राइट आंसर है इसका, केंद्रीयता, सेंट्रिएशन। देखो जो सेंट्रिएशन है यह सेकंड जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल, इसकी विशेषता है। ऐसे ही एनिमिस्टिक थिंकिंग है, यह भी प्री ऑपरेशनल की विशेषता है। हाइपोथेटिकल जो है यह फॉर्मल की विशेषता है, ठीक है, यह फॉर्मल की है। और ट्रांसटिव इन्फरेंशन यह भी हमारे पास यह होता है सेकंड स्टेज की विशेषता, ठीक है। इस यह देखो सेकंड जो स्टेज है ना, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो प्री ऑपरेशनल है इसमें 4 से लेकर के 7 वर्ष का जो समय होता है उसको बोलते हैं हम इनिशिएटिव का, ठीक है, इनिशिएटिव पीरियड, ठीक है। तो इसको ही हम ट्रांसटिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या है कि लॉजिक तो लगाता है, लेकिन जो उसका लॉजिक होता है उसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में बच्चा नहीं बता सकता। जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि हमने कहा कि जो कि ए है वह बी से बड़ा है, जो ए है वह बी से बड़ा है और जो बी है वह सी से बड़ा है, ठीक है। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ, बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाएगा। बच्चा ये चीज समझ जाएगा कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, जो हमने उसको स्टेटमेंट बताई उसको तो उसने समझ लिया। लेकिन अब हम अगर उससे पूछेंगे कि ए और सी में बताओ कि कौन बड़ा है, तो बच्चा बता नहीं पाएगा। तो उसी को बोलते हैं ट्रांसटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। मीन्स जो भी परिणाम है, मीन्स तीन चीज़ों में जो भी आपस में रिलेशन बन रहा है और इन तीन चीज़ों के रिलेशन के साथ इन दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है, क्या परिणाम निकल रहा है, उसको बच्चा नहीं समझ पाता, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसटिव इन्फ्लुएंस। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। यह भी हमारे पास सेकंड स्टेज में आता है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखा करें कि कौन सा गुण है, जो कौन सी विशेषता है वो फर्स्ट स्टेज की है या सेकंड की है या थर्ड की है। क्लियर है? तो इसका वैसे राइट आंसर आएगा हमारे पास सेंट्रिएशन। सेंट्रिएशन के अलावा एक होता है डीसेंट्रिएशन, ठीक है, डीसेंट्रिएशन। सो जो डीसेंट्रिएशन है यह हमारे पास थर्ड स्टेज की विशेषता है। जो डीसेंट्रिएशन है हमारे पास थर्ड स्टेज की विशेषता है। ऐसे ही सेकंड स्टेज में मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें आप ईगोसेंट्रिक याद रखोगे, ठीक है। इसमें आप जो कि हमने अभी ये एनिमिज्म किया ये याद रखोगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें आपने याद रखना है सेंट्रिएशन का, ठीक है। ऐसे ही इरिवर्सिबिलिटी का, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो इस तरीके के जो गुण है वो आप याद रखोगे सेकंड स्टेज के, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, लेव विगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। तो सिंपल क्वेश्चन है जी, जो लेव विगोस्की है उन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, है ना, सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी में उन्होंने सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट भी दिया था, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बच्चे समाज में या इन्वायरमेंट में रह करके चीज़ों को एक्सप्लोर करके ही सीखते हैं और बच्चे अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होते हैं, ठीक है। एक्टिव रह करके वो चीज़ों को समझते हैं, इसलिए उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म का कंसेप्ट दिया और सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दी कि सोसाइटी का मेन रोल होता है बच्चों के ज्ञान के निर्माण में, है ना। सो इसलिए हम इसका राइट आंसर लेंगे सोशल कंस्ट्रक्ट। बिहेवियरिज्म में आपने याद रखना है जो भी जे.बी. वाटसन थे ये बिहेवियरिज्म में आते हैं, आई.पी. पैब्लो थे, ठीक है, या बी.एफ. स्किनर थे, ठीक है, बी.एफ. स्किनर, या हम कह सकते हैं जो थॉर्नडाइक थे, ओके। ये बिहेवियरिज्म में आते हैं। साइको एनालिसिस, तो इसमें आते हैं जी सिगमंड फ्राइड, ठीक है। ये सिगमंड फ्राइड है जिन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, ठीक है, सिगमंड फ्राइड है। इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो
इसका कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट है लेव विगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। जो विगोस्की थे उन्होंने बच्चों की लैंग्वेज से रिलेटेड दो तरीके की स्पीचेस बताई थी। एक तो थी जी इनर स्पीच, ठीक है, और दूसरी थी आउटर स्पीच। इनर स्पीच का संबंध होता है जी प्राइवेट स्पीच से, ठीक है। और जो प्राइवेट स्पीच है यह जो प्राइवेट स्पीच है इसमें बच्चा स्वयं टॉक करता है अपने आप से और खुद को क्या करता है, रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेट। इसको हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेट, स्वयं क्या करके, टॉक करके। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास निजी संवाद, मीन्स प्राइवेट स्पीच। ओके, तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक जो कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, ठीक है, उसका क्या कैरेक्टराइजेस हो सकते हैं, उसके क्या गुण हो सकते हैं। तो देखो, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। देखो, जो ड्रिल और अभ्यास है यह जो व्यवहारवादी थे ना, बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इस पर जोर दिया था, ड्रिल और अभ्यास पर। जैसे कि B.F. स्किनर हो गया, है ना, B.F. स्किनर, I.P. पैब्लो, और पीछे मैंने आपको बताया था एक थॉरनडाइक। तो इन्होंने किस पर जोर दिया था, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस पे जोर नहीं देती। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है अलगाव, मीन्स सेग्रीगेशन। तो इस सेग्रीगेशन वर्ड को आप ऑप्शन से निकाल दिया करें। अगर आपको किसी ऑप्शन में सेग्रीगेशन वर्ड मिल रहा है तो उस ऑप्शन को डिलीट कर दो आप, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। कोलैबोरेट लर्निंग हो सकता है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यह किसने लिए थे, यह व्यवहारवादियों ने ही लिए थे, ठीक है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट की जब बात आती है तो उस टाइम पे आप जो व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्टिक थे, ठीक है, उनकी थ्योरीज माइंड में सेट कर लिया करें। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर। द चाइल्ड हैज़, कह रहे हैं एक बच्चे में दूसरों की इच्छाओं और दूसरों की क्या डिज़ायर है, क्या इंटेंशंस हैं, उनको समझने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है। तो यह जो कि हमारी इंटेलिजेंसी है उस किस रूप को दर्शाती है, इंटेलिजेंसी के किस, कि उसमें देखो जो स्पेशल इंटेलिजेंसी होती है यह हमारे पास जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके पास होती है। जैसे कि आर्किटेक्टर हो गया, इंजीनियर हो गए, है ना, जहाँ कारपेंटर हो गए, ठीक है, तो उनको मीन्स स्थान की समझ होती है, इसको बोलते हैं स्थानिक बुद्धि, ठीक है। तो जैसे कि ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनको इजीली तरीके से समझना, यह स्थानिकीय बुद्धि में आती हैं, ठीक है। जो कि इंटरपर्सनल होता है और एक होता है इंट्रापर्सनल, ठीक है। पहले इंट्रापर्सनल समझा देता हूं आपको, थर्ड ऑप्शन, इसको बोलते हैं अंत व्यक्तिक बुद्धि, ठीक है। इसमें होता है कि स्वयं की मीन्स जो फीलिंग्स हैं, जहाँ खुद को समझना, सिंपल सी बात है कि स्वयं को समझना, ठीक है, ये किस में आता है, ये इसमें आता है। जो प्राकृतिक बुद्धि होती है नेचरलिस्टिक, यह नेचर की बनी हुई चीज़ों को इजीली समझते हैं, जैसे कि जलवायु हो गया, है ना, जहाँ मान लो पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ, झीलें, पहाड़, पर्वत, इन सारी चीज़ों को मीन्स अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो होते हैं नेचरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। सो इसका हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, क्या आएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। तो यह दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये है जी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है बाधक, मीन्स अब यहाँ पे कह रहे हैं
कि बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डिटरीमेंटल, ओके, डिटरीमेंटल टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। तो देखो यहाँ पे इस वर्ड के कारण हमें यह पूरा ऑप्शन काटना पड़ेगा कि भाई जब अपनी मातृभाषा में शिक्षित और शैक्षिक और शिक्षित होना और शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में, तो मातृभाषा तो हेल्प करती है ना सीखने में, तो बाधा तो नहीं उत्पन्न करती, इसलिए इसको इरेज कर दो। कह रहे हैं विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे जो स्कूल है वह इनकरेज करेंगे बच्चों को कि आपने क्या करना है, जो कि इंग्लिश है उसको बोलना और सीखना फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में है, तो यह भी नहीं है। थर्ड में कह रहे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ अ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके कॉग्निटिव्स के लिए जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, ठीक है, जो बहुभाषी होना है, वह क्या है, एक लाभदायक सिद्ध हो सकता है, वह बेनिफिट सिद्ध हो सकता है। तो वही ये इसका राइट आंसर होगा। आगे कह रहे हैं बाईलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूज, तो कंफ्यूज वर्ड आ गया, ठीक है, इसको भी काट दो, इसका राइट आंसर हमारे पास 3 रह जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है जेंडर रोल आर, तो जो कि जेंडर रोल हैं वह क्या है। देखो जेंडर रोल कभी भी जन्मजात नहीं होते, तो जन्मजात नहीं हो सकते तो वह फिर बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस कैसे होंगे, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी नहीं। जेनेटिकली का भी उनसे कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता से ये चीज़ें मिलती हैं, है ना, तो ये भी नहीं है ना। तो जो जेंडर रोल हैं, देखो जेंडर हम कह सकते हैं, जो जेंडर है, ठीक है, जेंडर का जो कि डिटर्मिनेशन है वो किससे होता है, वो जेनेटिकली हो सकता है, ठीक है, कि लिंग का जो निर्धारण है वो जेनेटिकली हो सकता है। लेकिन जेंडर जो भूमिकाएं होती हैं, भूमिकाएं मतलब कि लड़के ने क्या काम करना है और लड़की ने क्या काम करना होता है, ये होते हैं रोल्स। तो यह हमारा सीखा हुआ व्यवहार होता है, ये हम समाज में रह करके या इन्वायरमेंट में रह करके सीखते हैं। इसलिए जो जेंडर भूमिकाएं हैं यह अधिग्रहित व्यवहार होता है, मीन्स इस तरीके के बिहेव को हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं या एक्वायर करते हैं समाज से। क्लियर है। आगे हमारे पास कह रहे हैं द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन इज, कि जो कि कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन है उसका मेन रोल क्या हो सकता है। कह रहे हैं टू कंपेयर स्टूडेंट्स को कभी भी कंपेयर नहीं करना है, इससे उनमें जो भी एक डिस्क्रिमिनेशन थिंकिंग है वह पैदा हो जाती है, जब डिस्क्रिमिनेशन फीलिंग पैदा हो जाती है, उसे लगता है कि मेरे को दूसरे के साथ क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी स्टूडेंट, यह हो सकता है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स की समझ होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका हो सकता है। आगे कह रहे हैं टू असाइन रैंक वगैरह भी असाइन नहीं करने हैं हमने। टू डिक्लेयर स्टूडेंट एज पास और फेल, ये भी हमने नहीं करना है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो रह जाएगा हमारे पास सेकंड, ठीक है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं before deciding an assessment method for her class what all should the teacher keep in mind, ठीक है। कह रहे हैं कि आप अपनी कक्षा में एक असेसमेंट मेथड जब डिसाइड कर दोगे, ठीक है, तो फिर टीचर को, जो टीचर है उसको किन किन चीज़ों पर को ध्यान रखना किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसके माइंड में कौन कौन सी चीज़ें उसको रखनी पड़ेगी। हु इज़ गोइंग टू यूज़ द रिजल्ट बिसाइड मी, कह रहे हैं कि यह चीज़ उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, हाँ ये हो सकता है कि भाई जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल मीन्स प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए जो भी एक सीखने का कर्व है, लर्निंग कर्व है, जो सीखने का मीन्स बच्चा कैसे सीखेगा, कहाँ तक सीख सकता है, तो वो होता है अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व्स, ठीक है। तो
उसका बेस्ट वे उस क्या हो सकता है, तो ये इसको माइंड में रखना पड़ेगा टीचर को। तो सेकंड तो हो सकता है। कह रहे हैं विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोजी, तो ये भी हो सकता है कि कौन सा जो मेथड है, ठीक है, कौन सा तरीका है जो टीचर को स्वयं के पेडागोजी पर थिंकिंग करने में हेल्प करेगा। तो यह भी उसको रखना पड़ेगा क्योंकि उसे पेडागोजिकल मेथड ही तो अपनाना है बच्चों को असेस करने के लिए। क्लियर है। विच मेथड वुड हेल्प टू लेवल, देखो हमने लेवल और सेग्रीगेट मैंने पहले भी बता रखा है कि इसको आप काट दो, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ नहीं हो सकता, जो फर्स्ट है और फोर्थ है वो नहीं हो सकता। सेकंड और थर्ड किस में आ रहा है, देखो सेकंड और थर्ड वाला यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को काट देते हैं। तो ये हमारे पास अब सेकंड और थर्ड रह गया, ठीक है। तो इसका आएगा, हम फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड और थर्ड, इसका सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये सही है, ठीक है। ये फिफ्थ ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, ऐसा कर दो, फिफ्थ ऑप्शन इसमें सेकंड और थर्ड ये दोनों सही हैं, बाकी ये दोनों गलत हैं। आगे हमारे पास कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके बारे में कहा गया है। तो देखो इस जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, ऑप्शन में आपने ऑल वर्ड देखना है कि ऑल वर्ड कहाँ पर बना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑल शब्द मिलेगा, उस ऑप्शन को आप चूज कराना अगर आपको चीज़ें समझ ना आए ऑप्शन में। तो कह रहे हैं EWS जो कोटा है वी मेड अवेलेबल ओनली, तो ओनली आ गया। वैसे भी ये EWS ऐसा नहीं है कि सिर्फ EWS वाले बच्चों को ही मीन्स क्या है गवर्नमेंट स्कूल में मीन्स क्या किया जाए, उपलब्ध करवाया जाए, मीन्स उनको कोटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी शुड प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल की, यहाँ पे भी ओनली आ गया कि सिर्फ जो स्पेशल स्कूल होते हैं डिसेबल वाले बच्चों को, मीन्स जिनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको स्पेशल स्कूलों में ही प्लेस किया जाए, तो ये भी नहीं है। और यहाँ पे भी ओनली आ रहा है, इसलिए इसमें हमारे पास आ रहा है ऑल, है ना, ये देखो ऑल, तो ये इसका राइट आंसर रह जाएगा। आगे हमारे पास कह रहे हैं, हमारे पास देखो एक तो असर्शंस दिया है, दूसरा दिया है रीज़न, ठीक है। तो हमने असर्शन और रीज़न से रिलेटेड अब यहाँ पे ये इस तरीके के क्वेश्चन भी CTET में देने लग गए हैं, वैसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं थे। इसमें हमारे पास कह रहे हैं वाइल टीचिंग अ टीचर शुड यूज़ अ वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। कह रहे हैं पढ़ाते समय टीचिंग के दौरान जो एक टीचर है उसको जो भी टीचिंग के संदर्भ में अलग अलग जो वैराइटीज़ होती हैं, अलग अलग तरीकों की मेथड्स की वैरायटी रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जो असर्शन है वह बिल्कुल सही है। रीज़न की बात कर दें तो टीचर नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स, तो ये भी सही है कि भाई जो टीचर है उसको जो भी लर्नर्स होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या सीखने वाले बच्चे होते हैं, उनकी डाइवर्स नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो पेडागोजिकल मेथड्स हैं, जो पेडागोजी है उसको अपनाना पड़ेगा। तो ये भी सही है ना। तो दोनों रीज़न सही है। और यहाँ पे जो आर है, जो रीज़न है, वह असर्शन की क्या करता है, असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि यदि उसके पास पेडागोजिकल मेथड होंगे, है ना, तभी वह क्या कर सकेगा, क्या कर सकेगी टीचर कि ज़्यादा वैरायटीज यूज़ कर सकेगी, ज़्यादा मेथड यूज़ कर सकेगी पेडागोजिकल, है ना। तो रीज़न जो असर्शन को सही साबित करता है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए और आर बिल्कुल सही है। और क्या है कि जो आर है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट रह जाएगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, शी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कह रहे हैं कि एक बच्चा जो कि लिखने में लगातार क्या कर रहा है, डिफ़िकल्टी को फेस करता है, ठीक है। उसे जो भी वह अल्फ़ाबेट लिखता है या उसमें स्पेस वगैरह देना होता है, उसमें वह क्या है, उसको डिफ़िकल्टी फील होती है, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ को वह फेस कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात आ रही है जी देखो राइटिंग की, ठीक हो। राइटिंग किस में होता है, राइटिंग होता है डिस्ग्राफिया में। तो यहाँ पे आपको अगर डिस्ग्राफिया वर्ड मिल रहा है वो इसका राइट आंसर है।
आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है इसमें कह रहे हैं टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग द स्टूडेंट अ टीचर शुड। कह रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा करने के लिए या समझने के लिए एक टीचर को, ठीक है, कह रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड जो इंस्ट्रक्शंस मेथड होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए और उनको जो भी असेसमेंट के तरीके होते हैं उनको यूनिफॉर्म तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये एक हो सकता है, लेकिन आगे हम थोड़ा देख लेते हैं। यूज़ अ वैरायटी ऑफ पैडागोजिकल अप्रोचेस एंड मीन ऑफ असेसमेंट। तो ये भी हो सकता है कि वही पैडागोजिकल जो कि अप्रोचेस होती है उनका मीन्स बहुत ज़्यादा तरीके से क्या करे, यूज़ करे, और मीन ऑफ असेसमेंट जो भी असेसमेंट के मीन है, मीन्स साधन है, माध्यम है, उनका उपयोग करे, ठीक है। यूज यूनिफॉर्म पैडागोजी टू इंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव। तो ये नहीं है, थर्ड इसका निकल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि समेटिव असेसमेंट पर फोकस करने के लिए और बच्चों को मेमोराइजेशन करवाने के लिए ही जो कि पैडागोजी है उसका यूनिफॉर्मली तरीके से यूज़ करे, तो ये नहीं है। क्योंकि इसमें हमारे पास देखो थर्ड में रटन आधारित वर्ड भी आ रहा है ना, तो यहाँ से भी आप इग्नोर कर सकते हो थर्ड। इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल, तो यहाँ पे पेपर पेंसिल की बात आ रही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, इनमें से देखना है कि राइट कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड। देखो अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यूज स्टैंडर्डाइज्ड। देखो जो स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, यह जो सम्मेटिव पेपर होते हैं उसमें यूज होती है ना, कि उसमें जो नियम होते हैं उसी के वे से हमने पेपर को करना होता है या आंकलन करना होता है ना। तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे कि जो भी पैडागोजिकल अप्रोचेस हैं और असेसमेंट के जो अलग अलग माध्यम है, ठीक है, उनकी वैरायटी का यूज़ किया जाए। इसका राइट आंसर हमारे पास सेकंड रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्रिएटिविटी में होती है जी डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो इसका आएगा हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है यह हमारा इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होता है, ठीक है, इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है। सेंट्रिएशन की बात करें, सेंट्रिएशन अभी हमने पीछे किया था जो कि प्याजे की सेकंड स्टेज है जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, तो यह प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट। कह रहे हैं यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू। तो जो यंग बच्चे होते हैं वह नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड जो कि उसका अर्थ निकालते हैं वह किसके माध्यम से, तो ये तो इसका सही है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन से वो निकालते हैं। और खेल के दौरान भी ये चीज़ें हो सकती है। एक्टिव ऑन मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंट, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और इंटरेक्शन विद पीर, तो ये भी हो सकता है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बच्चों की। आगे है जी, टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर अ टीचर सजेस्ट स्टूडेंट टू डिवाइड 10 डिजिट ऑफ फोन नंबर इनटू 3 और 4 स्मॉलर यूनिट्स एंड देन रिमेंबर द स्ट्रेटजी सुजेस्ट बाय द टीचर हर इज कॉल्ड। कह रहे हैं एक टीचर है जो वह बच्चों को एक 10 डिजिट का फ़ोन नंबर याद करवाने के लिए वह उसको बच्चों को क्या कहती है कि इस 10 डिजिट के फ़ोन नंबर को 3-4 भाग में बांट लो, ठीक है। और उसके बाद मीन्स इसको 3-4 टुकड़ों में बांट के उसके बाद उसको याद करो। तो इस स्ट्रैटर्जी को टीचर क्या मानती है, यह चंकिंग है, एनकोडिंग है या एसिमिलेशन है, अडेप्टेशन है। देखो जो एसिमिलेशन और अडेप्टेशन है यह पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में ये चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे हम जब न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब बच्चा प्रीवियस नॉलेज के बेस पे न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, वो क्या है, एसिमिलेशन है। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि बच्चे में यह प्रवृत्ति होती है कि अपने आप को वह स्वयं को सोसाइटी
ठीक है, और इन्वायरमेंट में क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो यह एडाप्टेशन होता है। एनकोडिंग में, एनकोडिंग देखो काफ़ी तरीके से एनकोडिंग होती है। जैसे कि हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में भी हम एनकोडिंग करते हैं, है ना, कि पहले हम लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसके मीन्स जो भी फोनेटिक्स होते हैं उनको हम जब समझते हैं तो समझ के हम अपने माइंड में लेकर के जाते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, एक रिप्लाई देते हैं, है ना। तो यह एक एनकोडिंग ही है। लेकिन जो चंकिंग है हमारे पास, चंकिंग का मतलब होता है, देखो यहाँ पे हिंदी में आया खंडीकरण, इसका मतलब होता है टुकड़ों में डिवाइड करना, है ना, पीसेस में डिवाइड कर लेना। तो जब हम किसी भी चीज को टुकड़ों में डिवाइड करके याद करने की कोशिश करते हैं तो वो होता है चंकिंग। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम किसी का फ़ोन नंबर याद करते हैं तो पहले हम अपने 5 डिजिट होते हैं उनको बार बार रिपीट करते हैं, फिर अगले जो 5 डिजिट्स होते हैं उनको बार बार रिपीट करते हैं, है ना। तो यह 2 भागों में हमने बांट लिया। लेकिन अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनको हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक चंकिंग है, यह है एक खंडीकरण है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल, कि निम्नलिखित में से जो अधिगम की कौन सी जो एक फॉर्म है, कौन सी जो एक फॉर्म है जिस पर विद्यालयों को जिस पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी लर्निंग के मेथड, सिंपली मीन्स लर्निंग से रिलेटेड एक मेथड है जो कि स्कूल को ज़्यादा यूज करना चाहिए। कह रहे हैं एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। तो ये हो सकता है, ये इसका राइट आंसर हो सकता है कि वही अलग अलग जो नॉलेज है और स्किल है, ठीक है, उसको एक्वायर करना किसके माध्यम से, मीन्स जो भी आसपास उनकी इंटरेक्शन होती है बच्चों की उसके माध्यम से। रोट लर्निंग हमने यहाँ पे नहीं लेना है, पैसिव इमिटेशन यहाँ पे आ रहा है, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये क्या है, व्यवहारवादियों ने यह जो अप्रोच दी थी, ठीक है, बिहेवियरिस्टिक थे, ठीक है, जो कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। आईपी पैब्लो हो गए, है ना, थॉर्नडाइक हो गए, जेबी वाटसन हो गए, स्किनर हो गए, तो उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस का यूज़ किया था। तो ये हमारे पास नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर आएगा यह। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो कि लैब बिगोस्की से रिलेटेड है, सोशल कल्चरल थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास आया है कि फैसिलिटी टू रीडिंग अमंग स्टूडेंट। कह रहे हैं कौन सा जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है जो कि सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार जो कि बच्चों को पढ़ने में हेल्प करेगा, बच्चों को पढ़ने में फैसिलिटेट करेगा। कह रहे हैं सलमा यूज फ्लैश कार्ड टू हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवार्ड देम विद कैंडी। देखो यह ऑप्शन हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे बात आ गई रिवार्ड की, और जब भी हम बात रिवार्ड की करते हैं तो फिर से वही बात कि यह किस में चली जाती हैं, ये चीज़ें बिहेवियरिज्म जो कंसेप्ट है उसमें चली जाती है, क्योंकि इसमें ही हम क्या देते हैं, जो बच्चों को रिवार्ड या पुनिशमेंट वगैरह देते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे क्योंकि हमने रखना है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें हमने रिवार्ड के बेस पे नहीं चीज़ें सिखानी, उसको खुद बच्चों को यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात आए तो यहाँ पे देखें बच्चे खुद कहाँ पे एक्टिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास कह रहे हैं इसमें लिखा है कि प्रामति हैज हर स्टूडेंट चूज फ्रॉम अ variety of books to read. Those students who read a particular books are made to discuss the book on a regular basis. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे एक्टिव हैं कि जो प्रामति है वह अलग अलग तरीके की जो बुक्स हैं वह अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए क्या है दे देती हैं। जो विद्यार्थी किसी भी एक विशेष पुस्तक को या बुक को पढ़ते हैं तो फिर उससे रिलेटेड वह मीन्स रेगुलर बेसिस पर वह डेली क्या करती है, उनसे डिस्कशन करती है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की जो कि एक्टिविटी है इसमें शामिल हो रही है। तो सेकंड हमारे पास होगा। थर्ड कह रहे हैं जो हमारे पास अरुधंती है, कह रहे हैं एम्फीसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कंटेक्चुअल मटेरियल टू हेल्प डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। तो ये भी हो सकता है कि जो कि अरुधंती है वह नए शब्दों को समझने के लिए, ठीक है, जो भी कंटेक्चुअल मटेरियल है उसकी सहायता लेती है। कंटेक्स्ट
का मतलब होता है जो चीज़ें बच्चों के आसपास हो रही है ना, तो उसकी हेल्प ले रही है वह नए शब्दों को सीखने के लिए, है ना। तो ये हो सकता है। इसमें भी मीन्स क्या है, खुद एक्टिव है। उसमें फोर्थ में कह रहे हैं रेखा हैज़ हर स्टूडेंट राइट ईच वर्ड दे मिस ऑन अ स्पेलिंग टेस्ट 5 times टू हेल्प देम रिमेंबर द वर्ड। इसमें कह रही है कि रेखा है जो वह अपने स्टूडेंट्स को उन शब्दों को, उन वर्ड्स को 5 बार लिखने के लिए बोल देती है जिसमें जो शब्द वे स्पेलिंग गलत कर देते हैं। तो यह इसका नहीं आएगा। इसमें मीन्स अब यहाँ पे देखो, यह एक ड्रिल और प्रैक्टिस हो सकती है। तो ड्रिल और प्रैक्टिस किस में आ जाता है, बिहेवियरिज्म में आ जाता है। इसमें चीज़ों को बार बार करवा के नहीं याद करवाया जाता। इसलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट के हिसाब से यहाँ पे 2 ही ऑप्शन सूट कर रहे हैं। तो ये आएगा दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, तो ये इसका राइट ऑप्शन रह जाएगा। आगे हमारे पास कह रहे हैं एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन योर स्टूडेंट, कि आप टीचर होने के नाते कैसे स्टूडेंट्स की योग्यताओं कैसे जो स्टूडेंट्स की समस्या समाधान की क्षमताएं हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमताएं हैं, उसको फैसिलिटेट कर सकोगे। तो कह रहे हैं जनरेटिंग फियर जनरेट नहीं करना है। इनकरेज अ फिक्स्ड वे, तो फिक्स्ड वे ऐसा नहीं है कि हमने एक फिक्स वे ही चूज करना है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक ही तरीका नहीं हमने अपनाना। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालाइज, तो ये हो सकता है कि एनालाइज का यूज करना। इसमें हमारे पास पैसिव आ रहा है, ठीक है, पैसिव मेमोराइजेशन ये भी नहीं होगा। तीसरा इसका राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि मीनिंगफुल लर्निंग को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। प्रमोटिंग डीकंटेक्चुअलाइजेशन लर्निंग इन द क्लासरूम, कह रहे हैं कक्षा में जो कि कंटेक्स्ट होता है उससे रहित, देखो कह रहे हैं डी का मतलब होता है उससे रहित। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट को रहित नहीं करना है। मींस कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, उसके आसपास के एरियाज को, इन्वायरमेंट को, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके उन जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं उन वहीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को उठाया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे इसमें डी वर्ड का मतलब आ गया संदर्भ रहित, है ना, तो ये नहीं आएगा। इनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, ये हो सकता है कि एक समस्या को अलग अलग तरीकों से, मीन्स क्या करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, एक समस्या को अलग अलग तरीके से उस पर काम करना एक ही समस्या पर, तो ये हो सकता है। इनकरेज रोट लर्निंग नहीं आएगा। कॉपिंग, तो कॉपिंग आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक, तो ऐसा भी नहीं है कि जो भी टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है उसको सीधे कॉपी कर लिया जाए, तो ये भी नहीं है। इसका जो हमारे पास राइट आंसर रह जाएगा वह सेकंड रह जाएगा, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास कह रहे हैं स्टूडेंट आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशंस ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क, कह रहे हैं अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है। देखो मीन्स यदि वह किसी टास्क में सक्सेस हुआ है और वह समझता है कि यह मेरे इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर का मतलब होता है कि उसने खुद से अपनी इच्छा से, मीन्स किसी बाहरी अभिप्रेरणा से नहीं, अपनी ही आंतरिक अभिप्रेरणा से किसी कार्य को किया है और वह उसमें सफल हुआ है, तो उसे उस टाइम किस तरीके का इमोशंस मीन्स फील होगा, मीन्स किस तरीके की फीलिंग्स उसमें आएंगी। इमोशंस एक तरीके से फीलिंग्स हो सकती है ना, तो उसे शर्म थोड़ी महसूस होगी, न ही उसे गुस्सा आएगा और न ही उसमें एंग्जाइटी वगैरह आएगी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नहीं होगा। राइट आंसर उसे गर्व महसूस होगा, ठीक है, उसे प्राउड फील होगा। आगे नेक्स्ट है एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी इनकरेज, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, कह रहे हैं जो भी मल्टी सेंसरी अप्रोच होती है उसके यूज को प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए कहते हैं, क्यों, ठीक है, मीन्स प्राइमरी लेवल पर मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज किया जाता है, क्यों, तो कह रहे हैं इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, यह हो सकता है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड, तो एक्सक्लूड वर्ड आ गया इसलिए इसको
छोड़ दो। हमारे पास कह रहे हैं इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर। तो ये भी नहीं है कि यह जो भी टीचर का जो टाइम है, ठीक है, उसको बचाता है, ये भी नहीं है। इट यील्ड्स टू डॉसिलिटी अमंग चिल्ड्रन, तो ऐसा भी नहीं है कि यह डॉसिलिटी वगैरह पैदा करता है, ठीक है, बच्चों में। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट रह जाएगा। देखो, ज़्यादातर जो स्ट्रैटेजी रहती है वो होती है हमारी कि किस तरीके से जो अदर ऑप्शन है उसको बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, और जो हमें सही ऑप्शन लगता है उसको चूज कर लो, है ना। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, कह रहे हैं चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म अल्टरनेटिव कंसेप्शन। देखो, अल्टरनेटिव कंसेप्शन के बारे में आपको बता दूं, यह एक ऐसा मीन्स नॉलेज होती है, ऐसी थिंकिंग होती है बच्चों की, जो कहीं ना कहीं जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, चीज़ें सीखता जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को बच्चा क्या करता जाता है, ख़त्म करता जाता है, ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं देखो, बच्चे बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख जाते हैं जो कहीं ना कहीं आगे जा कर के उन्हें लगता है कि वही वो गलत है, तो वही होते हैं उसके अल्टरनेटिव कंसेप्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव कंसेप्ट उनके लिए हेल्पफुल नहीं होते, वह उनकी नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, है ना। तो इसमें यही कहा है कि चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन अबाउट वेरियस कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे हमने नॉट वर्ड को ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कह रहे हैं बच्चे ज़्यादातर जो भी उनके अल्टरनेटिव कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, उन जहाँ उनके उनमें जो भी मिसकंसेप्शन होती हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग कंसेप्ट के बारे में क्या कर लेते हैं कि बना लेते हैं। जो भी बच्चे देखो संसार में, जीवन में, इन्वायरमेंट में, समाज में जो भी बच्चे सीखते हैं ना, उनसे रिलेटेड उसके दिमाग में कुछ अल्टरनेटिव कंसेप्ट और मिसकंसेप्शन बन जाते हैं, है ना। तो उनसे रिलेटेड कुछ हमारे पास जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। कह रहे हैं अल्टरनेटिव कंसेप्ट एंड मिसकंसेप्शंस फाउंड बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज बाय द टीचर। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक बच्चा अल्टरनेटिव कंसेप्ट और मिसकंसेप्शन पैदा कर रहा है अपने माइंड में, वह कहीं ना कहीं टीचर को क्या करेगी, मीन्स उनसे जो कि एक टीचर है, ठीक है, वह उसको डिस्करेज करेगी। तो ऐसा नहीं है कि टीचर द्वारा डिस्करेज कर देना चाहिए बच्चों को कि भाई आपने इस तरीके के कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन क्यों फॉर्म किए, तो उसको डिस्करेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, और गलत के अकॉर्डिंग, नॉट के अकॉर्डिंग यही हमारा राइट आंसर रह जाएगा। क्योंकि जो मिसकंसेप्शन या अल्टरनेटिव कंसेप्शन होते हैं, यह कहीं ना कहीं नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्ट एंड मिसकंसेप्शन इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि यह नेचुरल होते हैं बच्चों में। यह एक उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है बच्चों की, कि जो बच्चे सोचते हैं, जो बच्चे देखते हैं या बड़ों को करते देखते हैं, ठीक है, वह उनसे रिलेटेड मीन्स वह जानना चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें चीज़ों को जानने का मौका नहीं मिलता, तो फिर वह अल्टरनेटिव कंसेप्शन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन आगे जाकर के जैसे जैसे वह अडल्ट होते हैं, तो फिर उनमें चीज़ों को वह चेंज ला देते हैं, ठीक है। A teacher should definitely attend to these alternative conceptions and misconceptions as they are significant in process of। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि टीचिंग लर्निंग मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी मिसकंसेप्शन और अल्टरनेटिव कंसेप्शन है, यह एक सिग्निफिकेंट मीन्स एक महत्वपूर्ण रोल पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, हमने नॉट करेक्ट के अकॉर्डिंग लेना था, फर्स्ट निकल गया। फोर्थ भी देख लो, अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शंस आर नॉट ऑलवेज बेसलेस, रेदर दीज रिप्रेजेंट चिल्ड्रन इनिशिएटिव आइडियाज अबाउट वर्ल्ड अराउंड देम। तो वही बात आ गई ना कि जो भी बच्चे समाज में देख रहे होते हैं, ठीक है, वह उसके बारे में एक इनिशिएटिव आइडियाज बना लेते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी मीन्स समझ पैदा कर लेते हैं एक उस दुनिया के बारे में जो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव हो सकती है, जहाँ एक मिसकंसेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास अब आएगा, ये फर्स्ट ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, इसका राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट है। क्वेश्चन
नेक्स्ट है कह रहे हैं डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन दैट द टेंजिबल इंसेंटिव आर रिवार्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भी परिप्रेक्ष्य है, कौन सा पर्सपेक्टिव है, वह बताता है कि ठोस प्रलोभन मीन्स एक तरीके से जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ लालच दिया जाता है और रिवार्ड्स दिए जाते हैं, वह क्या है कि विद्यार्थियों को सिखाने के लिए एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। तो कौन सी इसमें मीन्स कौन सा व्यू, वह ह्यूमनिस्टिक व्यू है या बिहेवियरल व्यू है या कॉग्निटिव है या सोशल। देखो मैंने पीछे आपको हमारे पास बहुत बार बिहेवियरल वर्ड हमारे पास आया था और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसमें ही जो एक रिवार्ड है, ठीक है, और जहाँ पनिशमेंट है, ठीक है, वह इसमें ही आता है। तो रिवार्ड वर्ड हमारे पास किस में आएगा, बिहेवियरल। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, मानवतावादी है, इसमें हमारे पास मैस्लो आते हैं, ठीक है, एक तो याद रखोगे मैस्लो। इसमें मैस्लो ने आपको पता है कि नीड्स थ्योरी दी थी, नीड्स थ्योरी जो कि किससे रिलेट करती है, मोटिवेशन से, मोटिवेशन से, ठीक है। तो मोटिवेशनल जो साइकिल है वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। मैस्लो याद रखोगे, नीड्स थ्योरी याद रखोगे, मोटिवेशन याद रखोगे, ठीक है। ऐसे ही कार्ल जुंग, कार्ल जुंग में हमारे पास मानवतावादी में ही आते हैं, क्लियर है। आगे व्यवहारवादियों में मैंने आपको बता दिया था, आईपी पैब्लो हो गया, बीएफ स्किनर हो गया, है ना, जेवी वाटसन, थॉरनडाइक, ठीक है, ये याद रखो। संज्ञानात्मक की बात करें, इसमें हमारे पास प्याजे आता है और प्याजे के कॉन्सेप्ट, ऐसे ही ब्रूनर, ठीक है, इसमें हमारे पास ब्रूनर आता है। सामाजिक संस्कृति में हमारे पास आते हैं जी लेव विगोस्की, ओके। तो ये आप याद रखोगे। इसी तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है यह समाप्त होते हैं। हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जो भी पेपर था, ठीक है, 2022 में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ऑनलाइन पेपर होते हैं आपको पता है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे की जो भी शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं उनको भी हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। ऐसे आपके जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होते जाएंगे और क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी है वो भी आप समझते जाओगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.